नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही थी। जैसा कि आपको पता है कि अपनी आईसीटी की क्लासेस चल रही थी। आईसीटी की क्लासेस में आईसीटी वाला जो चैप्टर है वो अपने कंप्लीट कर लिया है। दूसरे नंबर पर हमें दिया था कौन सा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में क्या दिया था, सिस्टम अप्रोच प्रणाली उपागम। ये वाला चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब हमें दिया गया है अपने सिलेबस में क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें देखना है नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसी चैप्टर में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के बारे में भी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। वैसे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्टली मेंशन तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें हम जैसे समझेंगे, कंप्यूटर से ही शुरू करते हैं। जैसे इनपुट आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस, इनमें क्या क्या चीज़ें आती है, कंप्यूटर क्या काम करता है, कौन सी पीढ़ी आई थी, तो इन सबको हम शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन स्किप भी नहीं करेंगे, ताकि क्या है थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाए और आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए आपका बिना समय व्यर्थ करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि कंप्यूटर का परिचय अपने को पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है भाई, कंप्यूटर जो आविष्कार हुआ था ये 20वीं सदी के टाइम पे हुआ था। आजकल जो है कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की वैसे किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कंप्यूटर चलाता है, ठीक है। तो आजकल जो भी अपने बिजनेस कर रहे हैं, उद्योग, पर्यावरण, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अभियान, संचार, यातायात, चिकित्सा, सभी क्षेत्रों में क्या है कंप्यूटर है जो उसका यूज़ बिल्कुल ही क्या हो गया है, ज़रूरी हो गया है। तो ये सब तो बेसिक बात है, इनको तो छोड़िए। फिर है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये अगर पूछ ले तो आपको बताना है अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। किससे हुई है भाई, कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है गणना या गिनती करना। किसका अर्थ है, कंप्यूट का अर्थ है गणना या गिनती करना, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, इसको आप देख लेना। फिर वास्तव में कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य क्या है भाई, मूल उद्देश्य यही था शीघ्र गणना करने वाली मशीन का निर्माण करना था, तो ये हमने कर दिया। लेकिन आजकल कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 80% से अधिक कार्य जो है गणितीय और सांख्यिकी प्रकृति का नहीं होता। इसके अलावा क्या है, हम कंप्यूटर से और भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है अपने पास में। और कंप्यूटर क्या करता है, तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है, जो क्या करता है, डाटा लेता है और अपन से इंस्ट्रक्शन लेता है, निर्देश लेता है, ठीक है। डाटा और जो निर्देश हम इनको देते हैं कंप्यूटर को, उससे क्या है इनपुट के रूप में देते हैं ये, ठीक है। और इससे हमें क्या मिलता है, फिर प्रोसेस करता है कंप्यूटर, और प्रोसेस के बाद में हमें सूचना मिलती है, जो कि आउटपुट के फॉर्म में हमें मिलती है। तो ये कंप्यूटर की कुछ क्या है, बेसिक बात है, ठीक है। इसके बाद में ये आपको कंप्यूटर का चित्र दिख ही रहा होगा, वैसे आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो कोई इसमें नई बात नहीं है। कंप्यूटर की ये डेफिनेशन दे दी इन्होंने, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम को नियंत्रित कर सकते हैं और अर्थपूर्ण सूचना में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये अपरिष्कृत आंकड़े क्या है, तो अपरिष्कृत आंकड़े जो क्या है, रॉ डाटा है, जो क्या है सिस्टमेटिक नहीं है। तो रॉ डाटा हम इसको देते हैं, सूचना आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को देते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण के लिए यदि हम क्या करें, एक कोई क्लास है, एक क्लास में विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की अंक तालिका बनानी है, मार्कशीट बनानी है बच्चों की अपने को स्कूल में। तो हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों को उनके रोल नंबर, नाम, कक्षा, विषय, प्राप्तांक, इनके क्या है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब क्या हो जाएंगे, अपने पास रॉ डाटा हो जाएगा, अपरिष्कृत आंकड़ा हो जाएगा। और कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा में लिखे गए जो निर्देश के समूह हैं उनको हम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे उनको वो लिखेगा कंप्यूटर, तो उस सब को क्या कहते हैं, हम प्रोग्राम कहते हैं। और कंप्यूटर ही क्या है, इन प्रोग्रामों को नियंत्रित करता है। जैसे हम यहाँ पे अंक तालिका का उदाहरण ले रहे हैं, तो अंक तालिका बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, मार्कशीट बनाने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, आप निर्देश देंगे, रोल नंबर भरेंगे, फिर नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे बच्चे की, और अन्य निर्देश देंगे, ठीक है। फिर आप उसमें अपने मतलब बच्चे के नंबर फिल करेंगे, और जैसे ही आप कमांड देंगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा।
तो ऐसा अगर आपने कंप्यूटर सीखा है तो आपको पता होगा कि एक्सेल वगैरह में MS एक्सेल में हम ये सब काम आसानी से कर सकते हैं। उसमें फॉर्मूला होता है अपने पास में, आप सिर्फ डेटा फिल कर दो और फिर उसके बाद में कंप्यूटर हमें पूरा कैलकुलेट करके दे देता है कि इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, सम कर देता है, परसेंटेज निकाल देता है, ग्रेड वगैरह सब निकाल देता है। लेकिन उसके लिए पहले क्या है, हमें प्रोग्राम बनाना पड़ता है, वो फार्मूला हमें आना चाहिए, याद होना चाहिए, उसके बाद हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये सब कंप्यूटर कर देगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्या, कंप्यूटर के टाइप्स। कंप्यूटर के टाइप्स कितने हैं, तो कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग इन्होंने बताए हैं कि जैसे भाई कंप्यूटर का वर्गीकरण अनुप्रयोग जो है एप्लीकेशन के आधार पे अलग है, साइज़ के आधार पे अलग है और उद्देश्य के आधार पे अलग है। तो यहाँ पे भाई पहले तो हम देखते हैं एप्लीकेशन के आधार पे, फिर यहाँ देखेंगे आकार के, साइज़ के और फिर उद्देश्य के आधार पे। ठीक, तो जो भाई एप्लीकेशन के आधार पे है, अनुप्रयोग के आधार पे, उस टाइप पे कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा है। अब 3 कौन कौन से ये भी देखते। तो सबसे पहला आता है एनालॉग। एनालॉग के बाद में आएगा अपने पास में क्या, डिजिटल आ जाएगा एनालॉग के बाद में, और देन अपने पास आ जाएगा दोनों का मिक्स, हाइब्रिड। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, एनालॉग में ये कंप्यूटर जो है अंकों पे कार्य नहीं करते। क्या नहीं करते, ये डिजिट्स पे काम नहीं करते, अंकों पे, नंबर्स पे काम नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, भौतिक रूप से जो भी उपलब्ध डाटा होता है उन पे कार्य करते हैं। अब भौतिक डाटा क्या होता है भाई, फिजिकल डाटा क्या होता है, ये भाई जैसे अपने पास टेम्परेचर है, दाब है, प्रेशर है, लंबाई लेंथ है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब क्या है, इनके प्रवाह को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। और इन कंप्यूटर का उपयोग जहाँ पे किया जाता है, इन कंप्यूटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे ये सारी जो भौतिक राशि बताई है आपको, ताप, दाब, लंबाई, विद्युत, इनकी क्या करने हो, हमें मापन करना हो। ठीक है, ये सब हमें मेज़रमेंट करना हो, टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेंथ है, ये सब अगर मेज़र करना हो तो हम क्या करते हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री और साइंस के जो भी क्षेत्र होते हैं, सेक्टर होते हैं, उनमें हम इस तरह के एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। और ये एनालॉग संकेत जो है कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ये रुकते नहीं हैं, ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ दिख रहा है आपको कंटिन्यूस का। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है, सतत है, ऐसे ही चलते रहेंगे लगातार। तो कंप्यूटर, ये एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं अपने गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा रहता है, कितनी स्पीड है, कितनी कम है, तो वो जो सुई अपने ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, तो वो आपको देख सकते हैं, स्पीडोमीटर हो गई। ऐसे ही घड़ी है, घड़ी की सुई भी चलती रहती है ऐसे आपको। विद्युत मीटर है, थर्मामीटर है, वोल्टेज है, ये सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आप देख लेना अच्छे से। और एनालॉग होता क्या है, तो एनालॉग में हम फिजिकल डेटा को मेज़र करते हैं, इतना आपको याद रखना है, और ये सतत होते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर क्या करते हैं, डिजिट्स पे, नंबर्स पे काम करते हैं। ठीक है, अंकों पे कार्य करते हैं। और एनालॉग क्या थे, अंकों पे कार्य नहीं कर रहे थे। तो अंकों में यहाँ पे जो है 0 और 1 वाला जो है, ये काम आएंगे अपने, और इन्हीं को क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, 0 1 वाले को हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, अब डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, सभी डाटा और निर्देश जो है एक साथ हम इनपुट करते हैं, एक साथ देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट करते हैं। और कंप्यूटर क्या करता है, हमारे निर्देश के अनुसार कैलकुलेशन करता है, गणना करके हमें क्या दे देता है, आउटपुट के रूप में परिणाम दे देता है। ठीक है, हमने कोई डेटा क्या है इंसर्ट किया 0 1 के फॉर्म में, फिर हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ऐसे कर दीजिए, तो कंप्यूटर ने वो किया, प्रोसेस की। प्रोसेस करने के बाद में क्या करेगा, कंप्यूटर आपको आउटपुट के रूप में आपको क्या दे देगा, जो आपको चाहिए था, रिजल्ट प्रोवाइड करवा देगा। ऐसे कंप्यूटर चलता है। ठीक है, गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है, तार्किक क्रियाएं भी करता है भाई। ठीक है, और ये कंप्यूटर बहुउद्देश्य होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। अब इनके बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसलिए ये विविध मल्टीपल्स कार्यों में यूज़ होते हैं। अब कंप्यूटर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो हमारा तात्पर्य होता है इन्हीं कंप्यूटर से। क्या होता है, इन्हीं कंप्यूटर से होता है। और ये डिजिटल कंप्यूटर जो हैं, इनके संकेत क्या होते हैं भाई, ये होते हैं डिसकंटिन्यूस। ये क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस। और आपको अभी ऊपर क्या बताया था, कौन सा पढ़ा था, डिजिटल से पहले हमने, तो डिजिटल से पहले हमने पढ़ा था एनालॉग। एनालॉग में क्या होता है, ये होते हैं भाई कंटिन्यूस, इनका ग्राफ ऐसे चलता है। और डिजिटल का ग्राफ जो है
ऐसे नहीं चलता है, ये बीच में ब्रेक हो जाता है। ऐसे चला फिर ऐसे, ऐसे कैसे चलेगा ये, ठीक है। अप डाउन इसमें चलते रहते हैं। कंटिन्यूस में ये होता है कि आप जैसे यहाँ कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, आप पेन को चलाते जाइए, रुकना नहीं है ऐसे कहीं पे भी, ठीक है। कहीं पे भी कॉर्नर पॉइंट नहीं बनता इसमें, ठीक है, कंटिन्यूस में। ये बेसिक है। और ये डिजिटल में अपने पास ये क्या हो जाएंगे भाई, डिजिटल में डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे, मतलब असतत हो जाएंगे, लगातार में नहीं चलेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं DD, ठीक है, डिजिटल और डिसकंटिन्यूस। और AC से हो जाएगा आपके पास एनालॉग और कंटिन्यूस, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इतना ही पूछेगा, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं, ठीक है। डिजिटल है तो डिजिट्स पे काम कर रहे हैं, एक और D लगा लो, ठीक है। चलो, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या आ जाएगा, अब इसमें जो एनालॉग पढ़ा अपने फर्स्ट टाइप और डिजिटल दोनों का मिक्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों के गुणों का समावेश हो जाएगा, तो उसको हाइब्रिड बोल दिया। और ये क्या करेंगे, ताप, गति, प्रवाह आदि को क्या करेंगे, संकेतों पर कार्य करते हुए गणना भी करेंगे और लॉजिकल क्रियाएं भी करेंगे, ठीक है। दोनों कार्य कर लिए, गणना तो उसमें भी कर रहे थे अपन एनालॉग में, और तार्किक क्रिया इसमें कर रहे थे डिजिटल में, तो दोनों को मिक्स कर दिया एनालॉग डिजिटल को। तो इसमें भी क्या है, अपन कंप्यूटर से ताप, गति, प्रवाह, स्पीड वगैरह फ्लो सब माप सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कर रहे हैं, मेडिकल के फील्ड में खूब कर रहे हैं। और ये रोगी का जो तापमान होता है, टेम्परेचर है, धड़कन है, अपने रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, इनको नापने के लिए क्या होता है, एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। और फिर डिजिटल सिग्नल को क्या है, डिजिटल सिग्नल में बदल के अंकों के रूप में अपने को परिणाम दे देता है, ठीक है। इसके बाद में आया अपने सेकंड टाइप, ठीक है, आकार के आधार पे। अब आकार के आधार पे देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। अभी हमने किसके आधार पे देखा था, अभी हमने देखा था एप्लीकेशंस आप सभी जानते हैं भाई, अनुप्रयोग है। यूज़ के आधार पे जो हमने देखा था वो देखे थे, कौन कौन से टाइप देखे थे, रिकॉल करा देते हैं आपको। तो एनालॉग है, और फिर था अपने पास में डिजिटल के बाद में हमने दोनों का मिक्स देखा था, कौन सा, हाइब्रिड, ठीक है। अब ये इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं थोड़ा आपको ये जल्दी करा रही हूँ, थोड़ा सा स्पीड आपको तेज़ लग सकती है, पर जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो हम आराम से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिक जानकारी हम ले रहे हैं, ताकि कुछ चीज़ अपनी स्किप भी नहीं हो और ज़्यादा टाइम अपना इधर उधर वेस्ट भी नहीं हो, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे। चलिए, आकार के आधार पे, साइज के आधार पे भी क्या है, अब इन पे 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। यहाँ पे तो 3 में बांटा था एप्लीकेशन में, और साइज के आधार पे 4 भागों में बांट दिया, सॉरी हाँ, 4 प्रकारों में। तो पहला है भाई माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर जो है नाम से ही लग रहा है पता, माइक्रो मतलब छोटे, तो छोटे हैं और कम कीमत के। अब छोटे हैं तो कम कीमत के भी आ जाएंगे, और जो है अपने घरों में, कार्यालय, ऑफिस में, स्कूल्स में ये लगे होते हैं, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं, और इनमें एक ही CPU होता है। क्या होता है, एक ही CPU होता है इनमें, ज़्यादा CPU इनमें नहीं होते, ठीक है, एक CPU होता है, ठीक है। और कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता जो है, मेमोरी और कार्य करने की गति अपेक्षाकृत स्लो होती है। क्या होती है भाई, स्लो होती है। और इसमें एक टाइम पे एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, एक टाइम पे एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम हमने लगा दिया और उस पर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर्स में हम नहीं कर सकते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स बोलते हैं, और PC बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर आ जाए तो हमें क्या करना है भाई, माइक्रो कंप्यूटर है। अब ये PCB जो है क्या है, कई टाइप्स के हैं। अब PC में क्या हो जाएगा, एक तो ये जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अब डेस्कटॉप क्या है, इस टाइप के रहते हैं, पुराने ज़माने में यही चलते थे, ठीक है। अभी तो सबके पास में लैपटॉप है, टैबलेट है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर थे, ये क्या करते थे, साइज़ में थोड़े बड़े होते थे, और इनको एक ही जगह पर रख के हम चला सकते थे। ऐसा नहीं है कि इनको पैक करके कहीं ले जाओ, पैक करके ले जा तो सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे इस टेबल पे रखा है तो इस टेबल पे ही आप इसको चलाएंगे। अगर दूसरी टेबल पे ले जाना है तो पूरा सिस्टम आपको चेंज करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, टेबल को इधर उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इसमें सुविधा नहीं थी। इसके बाद में अपने पास में लैपटॉप आए। लैपटॉप क्या है, आप आराम से अपने बैग में रख सकते हैं, ठीक है। बैग में रख के आप कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो आप लाइब्रेरी में ले जाइए,
ऑफिस जाना है तो ऑफिस में ले जा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगती है आप इनको अपने बैग में रख के आराम से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ी सी सहूलियत मिल गई, आप इसमें कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। और इसमें दूसरी बात यह है कि लाइट चली जाती है अगर, ठीक है, तो लाइट चली जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलते रहेंगे जब तक ये चार्ज हैं। और इसमें क्या हो जाता था डेस्कटॉप में, अब लाइट चली गई, मान लीजिए लाइट चली गई, इन्वर्टर नहीं है आपके पास में, लाइट चली जाएगी तो ये क्या हो जाता था, शट डाउन हो जाता था और आपने जो भी काम किया है वो वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इनमें बेसिक अंतर है। चलिए अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। भाई डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप वे कंप्यूटर होते हैं जो टेबल पे रख के यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बता ही चुकी, ये लिखा देखो टेबल, तो टेबल पे रख के यूज़ करते हैं, साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस होता है। अब ये तो जो दिख रहा है आपको, ये तो मॉनिटर है, ये जो स्क्रीन दिख रही है इसी को हम मॉनिटर बोलते हैं। फिर इन्होंने बोला भाई CPU, अब इसमें ये जो नीचे दिख रहा है ये है CPU। अब CPU इसमें कई जगह पे आपने ऐसे वाले देखे होंगे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस टाइप का दे दिया, तो अलग अलग टाइप्स के आते थे CPU भी बहुत सारे, कोई अलग से प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ये आपको दिख रहा है क्या, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड से हम कमांड वगैरह देंगे तो ये कीबोर्ड है, टाइप कर सकते हैं इससे। और ये दिख रहा है आपको क्या, माउस, ठीक है, माउस की सहायता से हम क्या करते हैं, कर्सर जो है इसको इधर उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको आराम से समझ आ गया, आपको पहले से भी पता ही होगा। अब ये देखो, ये आया अपने पास भाई लैपटॉप, लैपटॉप आ गया, सुविधा बढ़ गई अपने पास। ये ब्रीफ केस के समान होते हैं, ब्रीफ केस क्या है भाई, अटैची जैसी होती है ना ब्रीफ केस, उसके समान में होते हैं और साइज़ में छोटे होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, अपनी गोद में बिठाकर भी काम कर सकते हैं, इसलिए क्या है ये लैपटॉप है। और CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस जो है इसमें एक में ही सम्मिलित है। अब ये ही इसमें ही सब कुछ है, ये तो आपको मॉनिटर की तरह दिख रहा है, ठीक है, ये मॉनिटर है। ये जो दिख रहा है ये क्या है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड इसमें ही इनबिल्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो ये माउस पैड दिख रहा है ये माउस पैड है, यहाँ पे आप अपनी उंगली ले जा करके कर्सर की सहायता से इधर उधर ले जा सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा मतलब जो पार्ट रहता है, तो ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये नीचे से ओपन हो जाता है, मतलब पीछे की साइड से, बैक साइड से, और इसी में पूरा आपका CPU लगा रहता है, रैम लगी रहती है। ठीक है, जो भी आपके सिस्टम है वो इसी में इनबिल्ट होते हैं, तो इसकी वजह से ही क्या है आपको ये इधर उधर ले जा सकते हैं, आपको इसको रखने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, ठीक है, अब अपने पास आता है नेक्स्ट टाइप जो कि है पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप में क्या है, ये लैपटॉप कंप्यूटर के साइज़ में छोटे होते हैं, कंप्यूटर से छोटे होते हैं, इन्हें हथेली पे रख के ही चलाया जा सकता है। ठीक है, मोबाइल की तरह होते हैं, हथेली पे रख के ही चलाया जा सकता है, साइज़ में छोटे और वज़न में हल्के होते हैं। और इनमें पावर के लिए क्या करते हैं भाई, बैटरी का यूज़ करते हैं। इनकी कार्य क्षमता लैपटॉप से क्या होती है, थोड़ी लैपटॉप से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो ये इतना सा है। ठीक है, ये मोबाइल की तरह ही है। ठीक है, मोबाइल में यहाँ पे पहले वाले जो मोबाइल देखे होंगे आपने टच स्क्रीन वाले, तो इस तरह ही आते थे, जिसमें क्या होती थी यहाँ थोड़ा सा टच भी होती थी, यहाँ पे बटन भी होते थे। ठीक है, तो उस तरह से ये होता है पाम टॉप कंप्यूटर। ये थोड़ा छोटा होता है लैपटॉप से। लैपटॉप क्या है, इसका बड़ा भैया है, ये छोटे भैया हैं, ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, हथेली में रख के चला सकते हैं, इसलिए क्या है पाम टॉप बोल रहे हैं। ठीक है, और लैपटॉप किसको बोल रहे थे, जो गोदी में रख के, तो लैप गोद, पाम टॉप हथेली। ठीक है, अब है नोटबुक। नोटबुक क्या है, नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं, इन्हें भी गोदी में रख के चलाया जा सकता है, कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसमें भी वही CPU, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं, लेकिन इनकी कार्य क्षमता वही लैपटॉप से वापस कम हो गई, पाम टॉप की भी कम है लैपटॉप से और नोटबुक की भी कम है। ठीक है, तो नोटबुक थोड़ी छोटी हो गई लैपटॉप से, ये हो गया। फिर आई अपने पास टैबलेट। टैबलेट जो है वही मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं, इनको अंगुलियों के द्वारा चलाया जा सकता है। अंगुलियों के अलावा आजकल इनमें पेन भी आने लग गए हैं, तो पेन की सहायता से भी आप इनको चला सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में टैबलेट की बात हो गई। तो ये टैबलेट खाने वाली टैबलेट नहीं है, ये इस तरह की आपको दिखेगी टैबलेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोबाइल है, जैसे आपके पास में ये मोबाइल है। अब मोबाइल तो ये छोटा है, लेकिन इससे बड़ा, अगर इतना बड़ा आपको कुछ दे दिया जाए और टच कर सकते हैं उसमें आप, तो वो उसको हम टैबलेट बोलेंगे। और मोबाइल की तरह ही काम करता है, इसमें भी वही सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ऐप होता है इसमें भी, और बस मोबाइल का ही बड़ा रूप है ये। ठीक है, तो ये टैबलेट की बात हो गई, आपने देख भी लिया।
देन अपना सेकंड टाइप आता है माइक्रो, हमने देख लिया, ये मिनी है। अब मिनी कंप्यूटर में क्या होगा, ये मध्यम आकार के होंगे, सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील होंगे, पावरफुल होंगे, अधिक कीमती। अब बड़े हो जाएंगे थोड़े से माइक्रो से, तो फिर क्या होंगे, कार्यशील भी अच्छे हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे और कीमत भी इनकी अच्छी खासी हो जाएगी। इनकी संग्रहण क्षमता जो है और कार्य करने की गति है वो अपेक्षाकृत अच्छी होती है। किससे, माइक्रो से। इनमें एक से ज़्यादा CPU हम जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, एक से ज़्यादा हम CPU यहाँ पे जोड़ सकते हैं। लेकिन हमने देखा था भाई माइक्रो में हम क्या कर सकते हैं, ओनली 1 CPU ही ऐड कर सकते हैं। CPU क्या होता है, तो CPU जो है भाई ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अभी आगे आप क्या आएगा तो परेशान नहीं हो, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। CPU होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहली बात तो ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में पूछे तो हिंदी में केंद्रीय संसाधन इकाई है। अब ये CPU जो है कुछ नहीं होता, एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है। ये जो आपको बॉक्स दिखता है ना, ये बॉक्स, इस पूरे को CPU नहीं कहते, जनरली हम बोल देते हैं इसको CPU। लेकिन CPU असली में क्या होता है, छोटी सी एक क्या होती है, सिलिकॉन की चिप होती है, ठीक है, माइक्रो चिप होती है। और उस पर क्या है, मदरबोर्ड लगा होता है, ठीक है, मदरबोर्ड लगा होता है उस चिप पे, और CPU सॉकेट में इसको रखते हैं। और CPU जो है यही क्या है भाई, ये जो चिप है इसी के उस पर क्या है, पूरा अपना कंप्यूटर चलता है, निर्देशों पे कार्य करता है, ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए ये जो CPU है इसको हम ब्रेन बोलते हैं। किसका ब्रेन बोलते हैं भाई, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये सब बात हम आगे अभी चल के करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे CPU आ गया, तो ये मैंने आपको बता दिया CPU जो है ये, ठीक है। अब इस बॉक्स में क्या है, आपके ये चिप भी होती है, और जैसे ये मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गई, एक पावर बटन यहाँ से आपको ऑन करने के लिए दिया जाएगा, और इसमें हार्ड डिस्क भी रहती है। तो इतनी सारी चीज़ें इसी में रहती है, इसलिए इसको बॉक्स की तरह यहाँ पे PC में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इन पर एक समय से एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। अब एक से ज़्यादा CPU, तो एक समय में क्या है, वन टाइम में 1 से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑफिस वगैरह में लगे होते हैं, ऑफिस में, बैंक में ये लगे होते हैं। क्या है, अगर एक ही सिस्टम है और वो क्या है अलग अलग जगह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो मिनी की बात कर ली हमने, और ये मिनी कंप्यूटर कुछ इस तरह से आपको दिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये आकार में बहुत ही बड़े हो जाएंगे, ठीक है, आकार में बहुत बड़े हो गए। संग्रहण क्षमता, कार्य करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा हो गई। इन कंप्यूटर पे एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इनका यूज ज़्यादातर रेलवे, रिजर्वेशन, बीमा कंपनी, अनुसंधान संस्था और बड़े व्यावसायिक संगठनों में करते हैं। IBM 4300, IBM 4381, VAX 8842 ये क्या है, इसके उदाहरण है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, रट्टा इसका मार लेना, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखते हैं, पूरे कमरे की साइज़ के बराबर होते हैं ये, ठीक है, बहुत महंगे होते हैं, अधिक होते हैं। इसके बाद में आते हैं अपने क्या, सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम हमने देख लिया। मेन फ्रेम में क्या है भाई, कमरे के आकार के होते हैं, इतने बड़े साइज़ के होते हैं, महंगे होते हैं। आपको याद ये करना है बस यहाँ पे कि कौन कौन से हैं इसके एग्जाम्पल। तो 3 हैं, IBM 4300, IBM 4381 और VAX 8842, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। सुपर कंप्यूटर में भाई ये और भी ज़्यादा है, बड़े हो जाएंगे, और इनकी क्षमता, मेमोरी और बड़ी हो जाएगी। ये क्या हो जाएंगे, अधिक जटिल और उच्च कोटि की जो भी शुद्धता वाली गणना है वो सुपर कंप्यूटर से भी हम कर सकते हैं। छोटे वाले से, मिनी फ्रेम से, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम सुपर कंप्यूटर से ही कर सकते हैं। ये सबसे महंगे होते हैं चारों में, इनकी मतलब कीमत अरबों रुपये में होती है। अनेक व्यक्ति, इसमें बहुत सारे व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये सब क्या है, अपने वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होती है, ऑर्गेनाइजेशन, मौसम की जो भविष्यवाणी होती है, और जो अंतरिक्ष वाले अनुसंधान लैब हैं, ठीक है, DRDO की लैब वगैरह हैं, वहाँ पे ये सब लगे होते हैं, ठीक है। अब इसके भी एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, यही इंपॉर्टेंट है। परम है एक, तो क्रे है, NEC है, CDEC है। तो ये 4-5 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। परम है, CRAY है, NEC है और CDC इसके एग्जाम्पल है। मेन फ्रेम के और सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स आप अलग से लिख लेना, याद कर लेना, याद हो जाएंगे। ये सुपर कंप्यूटर इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब ये परम है, परम जो है सुपर कंप्यूटर का विकास
भारत में ही हुआ था, पुणे में स्थित सीडेक है। सीडेक की फुल फॉर्म पूछ सकता है। सीडेक है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सीडेक की फुल फॉर्म याद करें, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांसमेंट कंप्यूटिंग। यह पूर्णतः क्या है, भारतीय कंप्यूटर है, भारत में ही विकास हुआ है क्योंकि पुणे में सीडेक के द्वारा, ठीक है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हो गई। परम क्या है, एक से बढ़कर एक अनेक उत्कृष्ट रूप आए इसके। परम 10,000 है, परम अनंत है और परम पदम है, ठीक है। परम ने क्या कर दिया, परम सुंदरी नहीं है भाई, परम 10,000 है, परम अनंत है और परम पदम है। ये सब इन्होंने डेवलप कर लिए। सुपर कंप्यूटर का यूज आज भी हम कर रहे हैं, भारत में ही नहीं विदेशों में भी इनका यूज हो रहा है। दिन प्रतिदिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं क्योंकि इनकी कार्य क्षमता क्या है, अद्वितीय है, यूनिक है। इस तरह के ये दिखते हैं, ठीक है। परम के विकास की कहानी ये है, इतना कोई यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। चलिए, तो कंप्यूटर के टाइप्स वगैरह हमने देख लिया। अब कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जनरेशन कौन कौन सी आई, तो कैसे कैसे विकास हुआ, थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं। तो 5 पीढ़ियाँ इसमें आई हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आए 1942 से 55 तक। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी होती थी और इसलिए कंप्यूटरों का साइज़ भी बड़ा हो गया था और कार्य करने की गति धीमी हो गई थी। तो हम देख रहे थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। इनमें हमने क्या देखा, इनमें वैक्यूम ट्यूब होती थी। वैक्यूम ट्यूब जो है बड़ी होती थी आकार में, इसलिए कंप्यूटर्स का साइज़ भी बड़ा हो जाता था, लेकिन कार्य करने की जो स्पीड है वो धीमी हो जाती थी। इनपुट आउटपुट के लिए इनमें पंच कार्डों का यूज़ होता था। आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम जो है, मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ होता था। इनमें मशीनी भाषा और असेंबली भाषा प्रचलित होती थी, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एनिएक और एडवेक, ठीक है। एनिएक और एडवेक ध्यान में रखें। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब होती थी, ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब आते हैं द्वितीय पीढ़ी के। द्वितीय पीढ़ी वाले जो है ट्रांजिस्टर आए द्वितीय पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज ने किया था। बेल लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये एक सॉलिड स्टेट युक्ति होती है, सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, जिसमें क्या करते हैं, अर्धचालक जो है सेमीकंडक्टर से हम ये बनाते हैं। ट्रांजिस्टर का कार्य वही होता है जो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का था, लेकिन जो है वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ये छोटे होते थे ट्रांजिस्टर, इसलिए क्या है, ये अधिक विश्वसनीय हो गए और इनकी स्पीड भी थोड़ी सी बड़ी, मतलब अच्छी हो गई थी वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा। और बिजली की खपत भी इनमें बहुत ही कम होती थी, ठीक है। और इस टाइम पे स्मृति जो है मेमोरी टेक्निक में भी सुधार हुए। और ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर टेक्निक वो प्राइमरी मेमोरी पर उपलब्ध हो गई। सेकेंडरी मेमोरी के लिए हमने चुंबकीय टेप जो है, मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज किया, जो कि आज भी प्रचलित है। ट्रांजिस्टर के यूज से क्या हो गया, कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, साथ ही ये अधिक तापमान की समस्या भी बहुत हद तक कम हो गई, ठीक है। इसलिए विश्वसनीयता बढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे लागत में भी कमी आ गई। और फिर हम इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। IBM 70 है, IBM 70 सीरीज, IBM 1600 सीरीज और CDC 3600 सीरीज, 3 आपको ये देखने हैं। इस तरह का ये छोटा सा ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। फिर आए तृतीय पीढ़ी के। तृतीय पीढ़ी में हमने 1964 से 75 तक की बात है। अब इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर की जगह पे हमने जो IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज किया, ठीक है। इसको शॉर्ट में IC कहते हैं, फुल फॉर्म पूछ सकता है। IC क्या होती है, ये एक छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है, जैसा कि ये आपको चित्र में दिख रहा है। इसमें हज़ारों तरह के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक तत्व लगे होते हैं। तो ये छोटे चपटे होने के कारण ही चिप के नाम से अधिक लोकप्रिय हो गए, ठीक है। IC के उपयोग से कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया, और छोटा होता गया, ठीक है। और स्पीड बढ़ गई, मेमोरी बढ़ गई, लागत में, कॉस्ट में कमी आई, तो विश्वसनीयता बढ़ी। इसके एग्जाम्पल देखो। अब IBM 360 है, क्या है, IBM 360 है। और LCL क्या है, 1900 है। और वैक्स क्या है, 750। ये इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। फिर आता है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। चतुर्थ पीढ़ी में 1975 से 89 की बात की। इसमें अपन ने क्या कर लिया भाई, अब ट्रांजिस्टर भी हटाइए, IC भी हटाइए, अब हम ले आए VLSI। VLSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसमें 1 इंच के चौथाई भाग में ही लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोचिप कहते हैं। पहली माइक्रोचिप जो है 1970 में आई थी। इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 जो है ये रेडी की थी, ठीक है।
तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहली माइक्रोचिप इन्होंने इंटेल 4004 डेवलप की थी 1970 में। ठीक है, इस छोटे से चिप को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कह रहे थे, जो हमने पहले देख ही लिया है। तो इस तरह की ये चिप होती है। ठीक है, इससे साइज़ और छोटा हो गया और बड़े बड़े जो कमरों में रखने की आवश्यकता होती थी कंप्यूटर को, वो ख़त्म हो गई। अब हम टेबल पे रख के आराम से कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो इस तरह से अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गए। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल यही है माइक्रो कंप्यूटर वाले: डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, फिर आए पंचम पीढ़ी के फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में 1989 से प्रेजेंट तक जो भी चल रहे हैं ये फिफ्थ जनरेशन में ही चल रहे हैं। इसमें हमारे यही हैं जो क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर तर्क करने, सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता के लिए प्रयास कर रहे हैं। कंप्यूटर वर्तमान के कंप्यूटर से अधिक तीव्र होने वाले हैं, विश्वसनीय हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मानवीय भाषा और व्यवहार को समझने लगे हैं। इनपुट कमांड दोनों के लिए ही आसान हो जाएगा और मोबाइल कंप्यूटरों का प्रचलन बढ़ रहा है। तो ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ी सी आपको ध्यान देने की बातें हैं अच्छे से। ठीक है, तो कंप्यूटर जो क्या है, कंप्यूटर किन किन तंत्रों से मतलब यूनिट से मिलकर बना है, तो 3 प्रमुख यूनिट से। एक तो है सिस्टम यूनिट अपनी, दूसरी है इनपुट यूनिट और तीसरा है आउटपुट यूनिट। अब सिस्टम यूनिट में क्या आएगा, सिस्टम में सिस्टम आएगा, कंप्यूटर का मेन भाग है ये। इसमें अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि CPU है ये आएगा। किसमें, कंप्यूटर के मेन भाग में, सिस्टम यूनिट में। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें CPU के अलावा कंप्यूटर की कई अन्य युक्तियाँ डिवाइस होती हैं। परिपथ सर्किट लगे होते हैं। मुख्य परिपथ बोर्ड, जिसको हम मदरबोर्ड भी बोलते हैं, ये लगा होता है। ठीक है, और कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ सिस्टम यूनिट में ही होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब इनपुट में क्या होगा, इनपुट में डाटा और प्रोग्राम जो है उनकी डिटेल्स रहेंगी और उनके लिए हम जो भी प्रयुक्त करते हैं डिवाइस इनपुट के लिए, तो उनको हम इनपुट यूनिट कहते हैं, आगम इकाई कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू क्या करेंगे आप, कंप्यूटर में डेटा प्रोग्राम ऐड करेंगे ना। ठीक है, तो उसके लिए कीबोर्ड का यूज़ करेंगे, इसलिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही माउस की सहायता से करेंगे। फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर की सहायता से क्या करेंगे, स्कैनर में कोई आप जो भी पेज आपको स्कैन करना है वो रखेंगे, तो वो स्कैन होके क्या है अपने कंप्यूटर में दिखा देगा, मॉनिटर पे आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। तो आपने क्या किया, इनपुट डाटा जो है इसमें कंप्यूटर में ऐड किया। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको। सिस्टम यूनिट में तो CPU आ जाएगा, मदरबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा अपने पास में, सर्किट आ जाएगा। मेन एग्जाम्पल ये हैं किसके, सिस्टम यूनिट के। इनपुट में क्या आ गया, इनपुट में कीबोर्ड है, माउस है, फ्लॉपी डिस्क है और स्कैनर है। ठीक है, फिर आती है अपनी आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में क्या है, जो कंप्यूटर है सिस्टम यूनिट से जो भी निष्कर्ष निकालेगा, लिखने और निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करेगा, अपने को रिजल्ट देगा। सीधी सी बात है, रिजल्ट देने के लिए हम जो देखते हैं कहाँ पे, वही आउटपुट यूनिट कहलाती है। जैसे कि मॉनिटर है, स्क्रीन है, प्रिंटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब ये क्या है, एक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, किसका, कंप्यूटर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने इनपुट दिया। ठीक है, यहाँ पे इनपुट यूनिट लगी है आपकी। ये पूरा जो दिख रहा है आपको बॉक्स, ये क्या है, आपका सिस्टम यूनिट है। क्या है ये, सिस्टम यूनिट है, ये पूरा जो बॉक्स दिख रहा है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है नीचे, ये है स्टोरेज। ये क्या है, स्टोरेज है, जिसमें हार्ड डिस्क वगैरह आपकी लगी होती है। और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, आउटपुट डिवाइस। तो इस तरह से आपका कुछ सिस्टम रहता है। अब ये इनपुट है, इनपुट यूनिट है। अब इनपुट से इधर सिस्टम आ गई। सिस्टम में क्या है, आपके CPU आ गया। CPU के बाद में इसमें आ जाएगी ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। तो ये सब यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे फिर चलेगा द्वितीयक संग्रहण इकाई, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, जिसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आदि का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और मेमोरी में यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो इसमें मेन मेमोरी में रैम आ जाएगी, अपनी रैम। ठीक है, तो ये इनपुट है, इनपुट से यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, फिर ये आउटपुट यूनिट। इस तरह से ये इन्होंने बता रखा है। अब जो CPU है, CPU को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कंट्रोल यूनिट, CU, ALU
जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय तार्किक इकाई। थर्ड है मेमोरी, मेमोरी को ही हम स्टोरेज यूनिट कहते हैं। तो ये तीनों इसके टाइप हैं, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट जो है उसमें क्या होगा, कंट्रोल यूनिट जो क्या है, नियंत्रण वाला भाग है, कंट्रोल करेगा, ठीक है। नियंत्रण वाला भाग हो गया, जो सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कंप्यूटर की। और ALU क्या करेगा, तो ALU में जैसे कि जो हम जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी करते हैं ना, वो सब ये कर लेगा। जोड़ बाकी गुणा भाग वाली तार्किक गणनाएं, अंकगणितीय गणनाएं ये कर लेगा। इसके बाद में आएगा ये मेमोरी। मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में जो भी अपने पास में है वो सब हम ऐड कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। वापस से देखो, माइक्रो कंप्यूटर में CPU एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। अन्य बड़े कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर ही कंप्यूटर ही कार्य करता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है ना, उससे ही कंप्यूटर कार्य करता है। अब माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं। भाई निम्न कौन से होते हैं, पहला यही बता दिया, CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या थी, तो ये थी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। फिर आया ALU। ALU की फुल फॉर्म ये देखो यहाँ पे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सबकी फुल फॉर्म याद करनी है आपको, कुछ भी पूछ सकता है वो। फिर आता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या करेगा, ये CPU के अंतर्गत जो भी मेमोरी आती है उसको एग्जीक्यूट करके डेटा निर्देश रिलेटेड क्या करेगा, जो भी एड्रेस है उनको अस्थायी रूप से स्टोर करेगा रजिस्टर, ठीक है। फिर आती है आंतरिक बस, इंटरनल बस, ठीक है। और बाकी तो इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में लिखा है कि माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले क्या था भाई, ट्रांजिस्टर थे। ट्रांजिस्टर को संयोजित करके ये बनाया, फिर ऐसे ही चलता गया। तो ये सब बताया है, बस कोई दिक्कत नहीं है। ये माइक्रो प्रोसेसर की फ़ोटो है, ये एक चिप की तरह होता है, इतना आप देख सकते हैं। अब CPU तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। CPU के अलावा थोड़ा मैंने आपको जो है ALU के बारे में भी बता दिया। ये क्या करेगा, जोड़ बाकी गुणा भाग तार्किक क्रियाएं कर लेगा। CPU क्या कर लेगा, नियंत्रण कर लेगा एक्टिविटीज़ को, ठीक है। अब आता है मेमोरी। मेमोरी जो है वही मनुष्य के दिमाग में जैसे याद करने की क्षमता होती है उसको मेमोरी कहते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में जो डेटा और निर्देश होते हैं उनको संग्रह करने की क्षमता होती है, उसको कंप्यूटर की मेमोरी कह देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी वो इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहाँ पे डाटा, सूचना, प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं, और जब आवश्यकता होती है तो तत्काल हम उनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोकेशंस होती है, ड्राइव बनी रहती है, उस वो सब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एड्रेस होता है। अब जो मेमोरी है इसको भाई दो भागों में बांटा। दो भागों में कौन सा, मेन मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। अब मेमोरी शब्द का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। अगर सिर्फ मेमोरी का यूज़ किया जाए तो उसका मतलब आपको मेन मेमोरी समझना है, प्राथमिक मेमोरी समझना है, ठीक है। इसको ही प्राथमिक मेमोरी और आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं। ये क्या है, CPU का ही पार्ट होती है। और मुख्य मेमोरी जो है अपनी वो तीव्र गति वाली होती है, ठीक है। और यहाँ पे प्राथमिक तथ्यों की संगणना, प्रोग्राम हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मध्यवर्ती और अंतिम दोनों निर्देश जो है इनको संग्रहित कर सकते हैं। मेमोरी में क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर चिप लगी होती है। अब ये मेन मेमोरी है, इसको भी दो टाइप्स में बांट दिया। पहले तो मेमोरी को दो टाइप्स में बांट दिया, मेन मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। अब मेन मेमोरी को भी दो टाइप्स में बांट दिया भाई इसने। एक तो क्या है, रैम, और दूसरा बांटेगा ये रोम में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, यहाँ पे दो टाइप्स में ब्रेक कर दिया। अस्थायी मेमोरी को तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बोलेंगे, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म याद रखनी है रैम की। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है। जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले यही देखना चाहिए कितने GB रैम है, कितने GB स्टोरेज है। तो रैम के अकॉर्डिंग ही क्या है, अपनी स्पीड वगैरह अच्छी चलती है लैपटॉप की, कंप्यूटर की। तो रैम जो है ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड और अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा पहले क्या करेगा, रैम में संग्रहित होता है, फिर CPU के द्वारा वहाँ से जब ज़रूरत पड़ती है तो प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में संग्रहित डाटा या निर्देश जो है कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी पढ़ा सकते हैं और पुनः लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही बोला है, दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटर्न टू। रैम में संचित सूचनाओं को क्या है, हम माइक्रो सेकंड के 10वें हिस्से में पुनः ग्रहण कर सकते हैं। ये रैम इस टाइप की लगी होती है। आपका जो क्या होता है, ये CPU वाला बॉक्स होता है, उसमें ये यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा लगी होती है, ठीक है। मदरबोर्ड लगा होता है, ऐसे ही रैम लगी होती है, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो कभी आपको अगर मौका मिले तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी ये रैम ख़राब हो जाती है तो हमें
सही करवाने जाना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, इस रैम को निकाल के साफ़ करके थोड़ा देख के वापस लगा देते हैं कंप्यूटर की दुकान वाले। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिले, आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आए, तो आप इसको देख सकते हैं। वैसे तो आपका सब अच्छा ही चले, ठीक है, कंप्यूटर भी, लैपटॉप भी, दिमाग भी, यही उम्मीद है। पर तकनीकी है, तकनीकी में ख़राबी आ सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब रैम में क्या है, डाटा या प्रोग्राम जो है अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कंप्यूटर को अगर हम बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, या फिर लाइट चली जाती है, तो उसमें जो भी डाटा रहता है वो क्या होता है, मिट जाता है, ठीक है। इसलिए ही रैम को अस्थायी, अस्थिर, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अब दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, और इसमें अगर लाइट चली जाती है तो उसके बाद में भी ये नष्ट नहीं होती है। मतलब एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। रैम में डाटा मिट जाएगा तो रोम में डाटा मिटेगा नहीं, लाइट जाने पे भी। रैम वोलेटाइल होती है, अस्थिर होती है, तो रोम क्या हो जाएगी भाई, अब स्थायी हो जाएगी, नॉन वोलेटाइल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। इस मेमोरी का यूज किसका भाई, रोम का यूज जो है मूलभूत निर्देश, बेसिक इंस्ट्रक्शन के संग्रहण के लिए करते हैं। रोम का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, तो ये है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, BIOS क्या है भाई, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर को बूटिंग प्रोग्राम जो है वो रहता है, कंप्यूटर चालू होता है, टर्न ऑन होता है, बूटिंग होती है, तो ये सब इसमें होता है। तो रोम का जो उपयोग है वो स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन में, खिलौनों में करते हैं। अब रोम के भी 3 टाइप है, सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। पी रोम, तो पी से क्या आ जाएगा, बस प्रोग्रामेबल, और रोम का तो सेम रहेगा, रीड ओनली मेमोरी। तो पी रोम से प्रोग्रामेबल याद रखना है, ठीक है। ई पी रोम से, ई से, अब ई का अलग से याद रखना है, पी रोम का वही जाएगा, तो ई से अपने को इरेजेबल है, और बाकी पूरा सेम है। पी रोम वाला प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या करते हैं, इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम हम डाल सकते हैं। और इसको मिटाने के लिए हम अल्ट्रावायलेट जो रेज है, पराबैंगनी किरणों का यूज करते हैं। ई रोम भी हो गया। फिर आया भाई ई रोम, डबल बार ई है, तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें प्रोग्राम को आवश्यकता पड़ने पर विद्युत तरंगों के द्वारा मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। तो ये फुल फॉर्म याद रखनी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। फिर आती है बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करते हैं, इसको विद्युतीय मेमोरी बोलते हैं। इसमें हम मैग्नेटिक और ऑप्टिकल जो रेज है उसका यूज करते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ये सब हैं। कंप्यूटर को हम बंद भी कर देते हैं तो भी ये नष्ट नहीं होती है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। अब कंप्यूटर में अपने जो मेमोरी है उसकी कुछ यूनिट्स होती है। अब यूनिट्स में जो है अपनी मेमोरी में सूचना के लिए कंप्यूटर बिट का यूज़ करते हैं, बिट के रूप में संग्रहित होती है। बिट जो है ये बाइनरी डिजिट से मिलके होता है। बाइनरी डिजिट जो है वो अपने पास 0 और 1 जो है नंबर उससे स्टार्ट होती है, सिर्फ इसमें 0 और 1 ही आता है, ठीक है। तो ये है बात, चलते हैं आगे। तो 1 का मतलब तो क्या हो जाएगा, 1 का मतलब तो है प्रेजेंट है, 0 का मतलब है पल्स जो है एब्सेंट है। ऑन ऑफ वाला सिस्टम इसमें रहता है, तो ज़्यादा इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर PYQ में होगा तो हम वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, बिट और बाइट के बीच की एक इकाई जो है उसको निबल कहते हैं, और एक निबल में 4 बाइनरी अंक होते हैं। एक निबल मतलब 4 बाइनरी डिजिट। अब ये बिट है, बिट क्या है, सबसे छोटी इकाई है, इसमें 0 1 आ जाएगा, ठीक है। एक निबल में वही 4 बिट हो गए। अब बाइट आया, एक बाइट में 8 बिट हो गए। ऐसे ही 1 किलोबाइट में 1024 बाइट है। एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, मतलब 1024 इंटू 1 किलोबाइट में कितना था, 1024 बाइट। तो अगर बाइट में चेंज करना है तो इसको वापस से 1024 बाइट से गुणा कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 1 गीगाबाइट है, 1 गीगाबाइट में क्या हो जाएगा, 1024 मेगाबाइट। अब मेगाबाइट को पहले किलोबाइट में करो, तो 1024 से गुणा, अब किलोबाइट को बाइट में करना है तो वापस 1024 से गुणा, इस तरह अपने पास आ जाएगा। ऐसे ही टेराबाइट को कर लेंगे तो 1 टेराबाइट में 1 गीगाबाइट, और फिर इनको ऐसे मेगाबाइट में आ जाएगा। फिर इसको करेंगे गुणा तो किलोबाइट में, और यहाँ करेंगे तो ये बाइट में आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो अब इसको हम स्किप करते हैं। अब अपन आ जाते हैं अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पे। तो ये है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर का कार्य जो है भाई 2 भागों में संचालित होता है, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में।
और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है ये मिलके संपूर्ण तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी उपकरण है, वस्तु सामग्री, प्रोग्राम है, वो सब तो क्या है, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए हम दोनों को, हमें क्या है, हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर तो वे हैं भाई जो आपको फिजिकली रूप से दिखाई दें और टेंजिबल हो, मूर्त हो। ठीक है। तो यही बोला है इन्होंने, भौतिक होते हैं, टेंजिबल होते हैं, मूर्त होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है। देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो तो क्या है भाई, हार्डवेयर है। लेकिन जिन्हें क्या है, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में हम जिन्हें देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, वो अपने पास में सॉफ्टवेयर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है, जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर। जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है वो क्या हो जाएंगे, अपने पास हार्डवेयर हो जाएंगे। तो हार्डवेयर में अपने पास CPU है, CPU का आप आराम से छू सकते हैं। कीबोर्ड की सहायता से तो टाइप ही करेंगे, डाटा इनपुट करेंगे। ऐसे ही माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सब आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब हार्डवेयर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। इन सभी भागों को हम देखने के साथ छू भी सकते हैं। तो यही मैंने आपको बताया है, एग्जाम्पल अच्छी तरह याद करना है। अब अपने सिलेबस में जो है वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से बिल्कुल आपको अलर्ट हो जाना है। अब सॉफ्टवेयर में क्या है, वही देखा और छुआ नहीं जा सकता। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए कंप्यूटर को हमें बताना पड़ेगा कि उसको करना क्या है। ठीक है। तो हमें उसको निर्देश देने पड़ेंगे कंप्यूटर को, और जो निर्देश, इन निर्देशों को ही हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। इन निर्देशों के समूह को प्रोग्राम को बोलते हैं। ठीक है। निर्देशों का जो समूह है इंस्ट्रक्शन का, उसको तो प्रोग्राम बोल रहे हैं। ठीक है। और निर्देश जो हैं, इन निर्देशों को सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। सॉफ्टवेयर ही जो है भाई वो हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है। सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो हार्डवेयर का क्या करेंगे। सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो फिर कीबोर्ड से आप कुछ भी कमांड देते रहो, कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है। पहले उसमें सॉफ्टवेयर होता है, तब जाके आप जो भी कंप्यूटर पे कमांड दे रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो फंक्शनिंग होती है। ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, जिन्हें छुआ देखा जा सकता है, ये हमने देख लिया। अब सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। तो सॉफ्टवेयर के टाइप में अपने पास आ जाएगा क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम में हो जाएगा कंप्यूटर को संचालित करने वाले वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं, वे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। कोई प्रोग्राम है कंप्यूटर में, उसको चलाने के लिए क्या है, ज़रूरी है, वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे हो जाएंगे जिसको हम अलग से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें हम MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वो सब चलाते हैं, तो वो सब एप्लीकेशन है, उसका हम यूज़ करके PPT और टेबल वगैरह जो भी ऐड कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम को क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी हो गया, ये कंप्यूटर को अधिक प्रभावशाली और उपयोगी बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर के भौतिक भागों और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो फिर आप उसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो MS वर्ड वाला एग्जाम्पल मैंने बताया, उसका यूज आप नहीं कर सकते। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर विशेषज्ञों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। कंप्यूटर एक्सपर्ट ही सिस्टम सॉफ्टवेयर को तैयार कर सकते हैं, और ये कंप्यूटर तंत्र का क्या है, बहुत ही आवश्यक भाग हो जाते हैं। और कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो है यूज़र हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर जो है, इनके मध्य की क्रियाओं को नियंत्रित भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करेंगे, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित भी यही करेंगे। ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित भी यही करेंगे, इसलिए इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार भी, बेस भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें। अब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो भाई उसके अन्य, ये क्या करता है, अन्य जो भी सभी सॉफ्टवेयर है उनका निष्पादन करता है। ठीक है। यह यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य रिलेशन स्थापित करता है। इसका उपयोग जो है विभिन्न सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए होता है। कंप्यूटर स्रोत जैसे कि भाई क्या है, मेमोरी है, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उन सबको क्या है, नियंत्रित करता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है उनको कंट्रोल कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम है वो यहाँ लिखे हैं भाई कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग भाषा है, और भाषा संसाधक हैं। ठीक है। क्या क्या है भाई प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी होती है,
एक सी होती है, C++ होती है, जावा होती है, पाइथन होती है, और भी बहुत सारी होती है। अभी आप ये सिंपल देख लें, सिर्फ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। फिर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे हैं जो क्या है, किसी विशेष और निश्चित कार्यों को करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। कार्य के आधार पर इनका निर्माण जो है किसी भी भाषा में किया जा सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, एडवोकेट जो है अपनी भिन्न भिन्न आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करवाते हैं और फिर अपने पेशेवर व्यक्ति जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से ही क्या है, अपना जो कार्य है वो बहुत बेहतर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में हो गया, ठीक है, बीमा फैक्ट्री में हो गया, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग में क्या है, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके क्या है, हम काम आसान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया था, कौन सा वाला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला, जिसमें अपने पास में क्या क्या आ जाता है। तो जिसमें अपने पास आ जाता है, एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा, ठीक है, एक्सेल आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा, वन नोट आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल बता दिया आपको, वर्ड प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, पेरोल, रेलवे रिजर्वेशन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है, इसके और भी एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। तो जैसे कि जो अपने पास में क्या है, ईमेल से संबंधित अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर देखना है तो वो अपने पास है मेलिंग सॉफ्टवेयर, अलग से हम जो बना सकते हैं, ठीक है। मेल करने के लिए स्पेशल हम मेलिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है अपने पास MS आउटलुक। क्या है, MS आउटलुक है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग आपको बता ही दिया किसके लिए है, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट से संबंधित तैयार करने के लिए। प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास आ जाएगा क्या, पावर पॉइंट आ जाएगा, जिसमें प्रेजेंटेशन देते हैं, PPT रेडी करते हैं। जो भी आजकल आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, वो PPT रेडी करके आपको पढ़ाते हैं। इसमें अब क्या है, चित्र भी लगा सकते हैं, डाटा भी लिख सकते हैं, ग्राफ वगैरह सब लगा सकते हैं, ऑडियो वीडियो सब इसमें हम लगा सकते हैं पावर पॉइंट में। तो अच्छी तरह से बच्चों को समझा सकते हैं, इसलिए PPT का यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक्सेल है, MS एक्सेल में अगर कोई रिकॉर्ड बनाना है, मार्कशीट वगैरह डेटा अपन को करना है स्टोर, कैलकुलेशन करनी है, तो MS एक्सेल का यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के लिए हम CAD का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है CAD, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसकी फुल फॉर्म है। तो CAD का यूज़ करते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट के लिए करते हैं, तो टैली का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो उनका हम यूज़ करते हैं किसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि होते हैं प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं, प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर होते हैं। इनमें क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर जो है कॉपीराइट आ जाता है इन पे, मतलब कंपनी के अधीन होते हैं। कंपनी वाले जो है, इनसे अपन को क्या करना पड़ता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है, ख़रीदने पड़ते हैं। जैसे कि भाई MS विंडो है, MS विंडो जो है वो हो गया, MS ऑफिस है, ये भी परचेज़ करना पड़ते हैं, ठीक है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर के नाम से पूछ ले तो ये इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ऐसे ही फ्रीवेयर है, फ्रीवेयर में क्या हो जाएगा, फ्रीवेयर में आपके पास में ऐसे सॉफ्टवेयर है जो फ्री में यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि कौन से हैं इसके एग्जाम्पल, लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स जो आप चलाते हैं, ठीक है, फायरफॉक्स है। तो ये सब क्या है, फ्री में यूज़ कर सकते हैं, तो ये फ्रीवेयर है। और शेयरवेयर में क्या होता है, हम खरीदने से पहले एक निश्चित टाइम तक क्या कर सकते हैं, उनको फ्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई मेंबरशिप लेते हैं तो उससे पहले आपको वहाँ पे 28 डे का लगभग इतना ट्रायल के रूप में दिखाया जाता है कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेज़ॉन प्राइम, वो सब चलते हैं। तो उसी तरह से शेयरवेयर है, ठीक है। ऐसे ही मालवेयर आ जाएगा। मालवेयर आपको पता है, आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए, सूचना की चोरी करने के लिए क्या करते हैं, मालवेयर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं,
तो इसमें मालवेयर में वायरस आ जाते हैं ना, वो बोलते हैं अपन वायरस। तो वायरस की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। वायरस की फुल फॉर्म है विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये सब बेसिक बातें हमने देख ली हैं लगभग। अपने पूरा जो कंप्यूटर भी कर लिया, थोड़ा बहुत हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितना था अपने पास में किताब में उतना कर लिया। इससे ज़्यादा कुछ आपके बारे में पूछेगा तो हम PYQ कर लेते हैं फटाफट से, वहाँ से कवर हो जाएगा, आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा RPSC आपसे। ठीक है, चलिए तो आज का ये पहला अपना क्वेश्चन है PYQ में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से। तो निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा समूह सॉफ्टवेयर है भाई, ये बताना है आपको। तो MS वर्ड है, फोटोशॉप है, MS एक्सेल है, या फिर स्कैनर है, व्हाट्सअप है, पावर पॉइंट है, मॉनिटर, प्रिंटर, MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप या माउस। अब ये समूह सॉफ्टवेयर की जगह ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे? समूह सॉफ्टवेयर मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने अभी अच्छे से देखे हैं, जो क्या है हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, काम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम MS वर्ड देखा था, ऐसे ही फोटोशॉप है, फ़ोटो एडिट करने के लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हैं। MS एक्सेल जो है डाटा से संबंधित, रिजल्ट वगैरह बनाने से संबंधित है। तो सारे के सारे ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पे इन्होंने जो भाई है क्या दे दिया, स्कैनर दे के गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर दे के गड़बड़ी कर दी, और यहाँ पे जो है माउस दे के गड़बड़ी कर दी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखो तो फिर क्या लिखा है इन्होंने, वही कि कंप्यूटर प्रोग्राम में निर्देश के लिए बहुत सारे समूह होते हैं, किसी निश्चित टाइम पे कोई कार्य संपन्न हो जाए इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर को 2 टाइप में ब्रेक किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वही है, ये क्या होते हैं, जिनका काम कंप्यूटर पर काम करने वाले और अन्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में कार्य करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, बैकग्राउंड में कार्य करते रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे कि विंडोज़ का क्या है भाई, MS विंडोज़ है, विंडो 98 है, विंडो XP है, विंडो 7 है, विंडो विस्टा है, विंडो NT है, अब विंडो 10 आ गई, विंडो 11 भी आ गई। ठीक है, 2000, IB, MX, यूनिक्स, VMS, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। ऐसे ही लिनक्स है, ये सब क्या है, अपने एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। कंप्यूटेशनल विज्ञान सॉफ्टवेयर, खेल इंजन सॉफ्टवेयर, औद्योगिक संचालन, इंडस्ट्री जो ऑटोमेटिक मशीन्स चलती रहती है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से क्या है, हम ये सब देख सकते हैं। ठीक है, अब फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में क्या है, ये ऐसे होते हैं जो उपयोगकर्ता, ये यूज़र है, उसके लिए क्या है, प्रोवाइड कराते हैं, विभिन्न कार्य इस पर संपन्न कर सकते हैं। तो यूज़र क्या है, कंप्यूटर पर विभिन्न कार्यों को संपन्न कर सकता है, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अपनी सहूलियत के हम इनको बनाते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट रेडी करना है तो हम क्या करेंगे, MS वर्ड का यूज़ कर लेंगे, नोटबुक का यूज़ कर लेंगे, इस तरह से। फ़ोटो एडिट करनी है तो अभी हमने देखा फ़ोटोशॉप का यूज़ कर लेंगे। गेम खेलना है तो गेम खेलने का अलग सॉफ्टवेयर है। संगीत सुनना है, वेब ब्राउजिंग करनी है, तो इस सब के लिए क्या करेंगे, अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS वर्ड का यूज़ कर लिया, फ़ोटो एडिट करने के लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ कर लिया, डाटा वगैरह के लिए MS एक्सेल का, और ऐसे ही पावर पॉइंट का यूज़ कर लिया अपने PPT वगैरह बनाने के लिए। फिर आता है प्रोग्राम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम यूटिलिटी में क्या आ जाएगा, इंटरप्रेटर आ जाएगा, कंपाइलर और लिंकर और टेक्स्ट एडिटर। तो ये एग्जाम्पल डायरेक्ट याद कर लेना। प्रोग्रामिंग में क्या आ जाएंगे, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, लिंकर, टेक्स्ट एडिटर। ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे आ जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपसे एग्जाम्पल ही पूछेगा। चलिए, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एप्लीकेशन कौन सा नहीं है भाई, MS विंडोज़ ही गलत है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये गलत है, इसलिए यही अपना आंसर है। वर्ड प्रोसेसिंग तो वर्ड हो गया, जिसमें डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। वेब ब्राउजिंग अपने क्या हो गया, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और स्प्रेडशीट में क्या आ जाएगा, MS एक्सेल वाला पार्ट आ जाएगा, जिसमें हम टेबल वगैरह, रिजल्ट वगैरह तैयार करते हैं। इसके बाद में है, निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो यूटिलिटी कौन सा है भाई, वर्ड प्रोसेसर नहीं है, DBMS पता नहीं है, स्प्रेडशीट तो एप्लीकेशन है, लिंकर जो है ये हमने यहाँ पे देखा ही था। देखो यूटिलिटी प्रोग्रामिंग में ये लिंकर देखा था कि नहीं देखा था, तो जी हाँ बिल्कुल देखा था। तो लिंकर इसका आंसर है। और ये जो DBMS है, तो ये DBMS इसमें यूटिलिटी में नहीं आएगा।
ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये DBMS, ये भी एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलते हैं आगे। निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है पूछा है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा नहीं है भाई? MS वर्ड नहीं है। MS वर्ड अभी अभी देखा हमने, एप्लीकेशन वाला है। विंडो 10 तो है सिस्टम, लिनक्स भी है, उबंटू भी है, तो अपने पास MS वर्ड जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन राइट है यहाँ पे। देखिए सेकंड ही राइट है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? वर्ड प्रोसेसर तो है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूटिलिटीज तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं वो तो देख लो, आपको वो तो पता है ना। वर्ड प्रोसेसर है भाई, ठीक है। एंटीवायरस जो है ये भी क्या है, अपनी सहूलियत के लिए ही था, ठीक है। लेकिन ये क्या था, हमने एग्जाम्पल में कौन से में देखा था, ये कौन से में देखा था एंटीवायरस वाला हमने? तो एंटीवायरस हमने मालवेयर का टाइप देखा था, लेकिन है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही, तो एंटीवायरस सही है। रेलवे रिजर्वेशन ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हमारे पास बचा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है भाई? MS वर्ड तो है, पावर पॉइंट भी है, MS एक्सेल भी है, लेकिन टच पैड जो है ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ये तो क्या है, एक डिवाइस है। फिर है लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, किसके उदाहरण है? तो लिनक्स जो है भाई पहले नंबर पे दिया है, और फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ दोनों ही क्या हैं, अपने पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लो, आप पढ़ के आए हैं, ये देखो, तो लिनक्स तो यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ गया लिनक्स, ये रहा लाइनक्स, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तो ये रहा MS विंडोज़। ये किसके उदाहरण है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम तो किसका ही एग्जाम्पल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें था ना, ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या था भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा था ना, तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन का थोड़ी है, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे इन्होंने पूछा लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है किसके उदाहरण हैं, तो ये अपने पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं, ये साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अगेन वही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब ऑपरेटिंग नहीं है, बताओ। IBM X है, फायरफॉक्स, लिनक्स या फिर यूनिक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछा गया है, तो फायरफॉक्स जो है ये क्या है, अपने पास में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फायरफॉक्स क्या है? तो फायरफॉक्स है अपने पास फ्रीवेयर है, और हमने इसको देखा था किसमें देखा था? तो ये हमने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। फायरफॉक्स ये हम जो इंटरनेट चलाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसके उदाहरण हैं? तो वर्ड और एक्सेल आ गए, ठीक है। इसमें तो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं, PDF वगैरह इसमें ही बनाते हैं अपन। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करते हैं, एक्सेल में हम जो टेबल, मार्कशीट वगैरह रेडी करते हैं, ठीक है। तो एक्सेल में, और ये दोनों अपन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग हो गया, एप्लीकेशन को अब इन्होंने हिंदी में दे दिया, तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके 2020 में आया, 22 में आया। जो सिलेबस में दिया है ना, टू द पॉइंट वही पढ़ना है। फिर भी मैंने आपको ज़्यादा ही बता दिया, कंप्यूटर के बारे में भी बता दिया और PD भी बता दी। अगर कुछ बाहर भी जाए तो इससे बाहर नहीं जाएगा, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये PYQ है, PYQ की बुक ही है दिशा की। इससे ज़्यादा अगर आप ज़बरदस्ती पढ़ना चाहते हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जितना मैंने आपको करा दिया आराम से आप उस पर भरोसा करके पढ़ें, और बाकी जो आपकी सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप समझदार हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। आना तो सिलेबस में ही से ही है। फिर है अंकगणितीय और तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं, वो क्या है भाई? अब अंकगणितीय भी हो गया, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है, जो दोनों कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये ALU की फुल फॉर्म थी, तो फर्स्ट ऑप्शन में है। ये 2016 में पूछा था। तो ALU हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
CPU का ही पार्ट था जो हमने देखा था। क्या देखा था? CPU देखा था, ALU देखा था और मेमोरी, ये सब हमने CPU के पार्ट देखे थे। ठीक है, तो CPU का भाग है जो सामान्यतः गणित और लॉजिक जो है तार्किक क्रिया करता है। ALU को 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जोड़, बाकी, गुणा, भाग के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, ALU को। इसके बाद में आता है अपने पास में कौन एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र बताना है, डॉब ब्रोक्स है, विंडोज़ है, सफारी है या फेसबुक है। तो वेब ब्राउज़र है जिसमें हम इंटरनेट चला सकते हैं, तो ये डॉब ब्रोक्स नहीं है। विंडोज़ तो अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सफारी बिल्कुल सही है, फेसबुक जो है ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये भी एक टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब जो है www वर्ल्ड वाइड वेब की या फिर स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध होते हैं, सूचना और इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होती है। प्रत्येक वेब ब्राउज़र सर्वमान्य लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म देखो, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको समझता है कौन? प्रत्येक वेब ब्राउज़र जो है। ठीक है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है पूछे तो HTML बतानी है। ब्राउज़र टेक्निक में पेज को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये फुल फॉर्म याद रखनी है URL की। तो ब्राउज़र टेक्निक में पेज जो है उसको URL के रूप में लोकेट कर सकते हैं, जिसको एड्रेस के तौर पे जानते हैं, जिसकी शुरुआत HTTP से हुई थी। 1991 से शुरू हुए वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब के बाद में एयरविस 1992 में आया, पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र। फिर लिंक्स आया 1992 में, फिर मोजेक आ गया 93 में, नेट स्केप नेविगेटर आ गया, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, फिर मोजिला फायरफॉक्स आ गया, सफारी आ गया 2017 में, देन ओपेरा आया, अमेजन सिल्क आया, क्रोम आ गया। अब तो क्रोम ही चल रहा है ज़्यादातर। ठीक है, इसके अतिरिक्त मोबाइल ब्राउज़र में आपके अबेको, नेट टेमर, क्यूरल, वेट ये सब प्रमुख है, और विशेष कार्यों के लिए फ्लोक है, इमेज एक्सप्लोरर है, स्पेस टाइम है, जेक ब्राउज़र है, सिंड्रोम है, सांगबोर्ड है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख लेना। इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? तो इंटरनेट अन्वेषक वही है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर रहा है, ये हिंदी में दे दिया अन्वेषक। तो ये किस टाइप का है? तो ये ब्राउज़र टाइप का है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अगेन वही क्वेश्चन है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडो नहीं है, सिस्टम है विंडोज़। तो वेब ब्राउज़र जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही टाइप है, तो ये बिल्कुल राइट है। यूनिक्स ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिनक्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देन आता है डैश, आपके कंप्यूटर मालिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सूचना सुरक्षा में सहायता नहीं करता। तो कौन नहीं करता भाई? तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या? विंडो फायरवॉल, विंडो डिफेंडर ब्राउज़र या फिर एंटी वायरस डिफेंडर। तो विंडो फायरवॉल, विंडो डिफेंडर और एंटी वायरस तो क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन इन्होंने पूछा है कि बस सुरक्षा नहीं करता, तो ब्राउज़र के ज़रिए ही क्या है अपने कंप्यूटर लैपटॉप में वायरस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सुरक्षा नहीं करता है। कौन सा समूह हार्डवेयर है? अब हार्डवेयर का ग्रुप पूछ लिया, अब तक तो सॉफ्टवेयर बात करा था, अब हार्डवेयर के क्वेश्चन है। तो हार्डवेयर में क्या बताया था? जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो CPU है, MS वर्ड है, MS वर्ड गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, स्कैनर है, मॉनिटर है, माउस है, प्रोसेसर है। तो ये सारे ही क्या है? हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्कैनर को भी, मॉनिटर को, माउस को, प्रोसेसर को, सारे ही सही है, हार्डवेयर का टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि कंप्यूटर के वे भाग जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत भाग होते हैं, जिन्हें आंखों से देख सकते हैं, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे दिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सर्किट, मेमोरी चिप। हार्डवेयर को आपस में जोड़ के संगठित करके कंप्यूटर असेंबलिंग कहा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर कार्य संरचना के आधार पर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप्स के, एक CPU है, दूसरा है पेरिफेरल्स। CPU की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब CPU के भी 3 पार्ट बताए थे आपको, एक तो CU बताया था, एक ये ALU बताया था, और देन मैंने बताया था मेमोरी। हम मेमोरी के भी टाइप्स पढ़ चुके हैं आराम से। ठीक है, रैम रोम पढ़ चुके हैं, फिर रोम के भी टाइप पढ़ चुके हैं, EPROM, EROM। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। फिर आता है पेरिफेरल में आ जाएगी इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और संग्रह यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? तो कंप्यूटर में जो उपकरण हम यूज़ करते हैं वही क्या है? हार्डवेयर कहलाते हैं। जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही तो हार्डवेयर हो जाएंगे, उपकरण हो जाएंगे। कौन सा समूह हार्डवेयर से रिलेटेड है? ALU, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो ALU सही है, CPU भी सही है, मॉनिटर भी सही है और
मदरबोर्ड भी सही है, सारे सही है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे इन्होंने एमएस वर्ड दे के गड़बड़ कर दी, गलत हो गया। पावर पॉइंट गड़बड़ हो गई। यहाँ पे एमएस एक्सेल दे के, फोटोशॉप दे के गड़बड़, ये भी पूरा ही गलत है। ये तो सीपीयू सही है बस यहाँ पे तो ये सही है अपने। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु हार्डवेयर टेक्निक का हिस्सा है? तो हार्डवेयर टेक्निक का हिस्सा कौन सा है भाई? मैजिक लालटेन है, अधिगम पैकेज है, वीसीआर है या ओवरहेड प्रोजेक्टर है? तो यहाँ पे हमने ये शैक्षिक तकनीकी वाले हार्डवेयर टेक्निक जो पहले पढ़ा था उसका क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो ये है भाई हार्डवेयर टेक्निक में मैजिक लालटेन आ जाएगी, अधिगम पैकेज आ जाएंगे और अधिगम पैकेज इसमें नहीं आएंगे हार्डवेयर में, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, मैजिक लालटेन आ जाएगी, वीसीआर और ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके पीवाईक्यू अपने कंप्लीट होते हैं। इतने ही पीवाईक्यू थे जो आपसे पूछे गए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि क्या है? CAI है और CAL है। तो ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा जिसको आपको जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा। इस वीक में आपका ये ICT वाला हेडक ख़त्म, ठीक है, ICT ख़त्म। हिंदी का एक पार्ट और बचा है शुद्ध वाला, वो भी कंप्लीट करा देंगे। और लास्ट में आपको साइकोलॉजी की एक क्लास बची है, वो भी कंप्लीट करानी है। उसके बाद में जो है थोड़ी बहुत आपकी साइंस की डिमांड है, तो देखते हैं साइंस को भी स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या प्लान होता है। तो साइंस को भी करवाएंगे थोड़ा बहुत आपको जितना हो सकता है। तो चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अगर क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करके जाएँ, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ना करें, कमेंट ज़रूर करके जाएं। इससे ही पता चलेगा कि हम जो है आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।